प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने का परंपरावादी दृष्टिकोण। जैसा कि मैंने यहाँ नोट किया है, परंपरावादी दृष्टिकोण अर्थात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को समझने के लिए एक अन्य वर्गीकरण और प्रस्तुत किया जाता है जिसको कि समझना निहायत जरूरी है। क्या इसके अंतर्गत मुख्यतया अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के उपागमों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक परंपरावादी दृष्टिकोण, दूसरा आधुनिक दृष्टिकोण या व्यवहारवादी उपागम या वैज्ञानिक उपागम। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, परंपरावादी दृष्टिकोण आदर्शात्मक, क्या बेटा, आदर्शात्मक कानूनी अध्ययन और संस्थागत अध्ययन पर बल देता है। एक प्रकार से मैं कहूँगा कि परंपरावादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन मूल्यों के आधार पर करता है। यह दृष्टिकोण एक न्यायप्रिय विश्व व्यवस्था की स्थापना की बात करता है। कौन? परंपरावादी दृष्टिकोण। इसके बाद में जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने का दूसरा दृष्टिकोण है, जिसे नाम दिया जाता है आधुनिक दृष्टिकोण या व्यवहारवादी उपागम या वैज्ञानिक उपागम। आधुनिक दृष्टिकोण या उपागम वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अनुभवात्मक तरीके से समझने के ऊपर बल देता है। जैसा कि मैंने यहाँ नोट भी किया है, अनुभवात्मक शोध तथा प्रविधियों के निरंतर सुधार पर बल देता है। मतलब यहाँ वास्तविक रूप में जो आधुनिक उपागम है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को तथ्यों के आधार पर समझने की बात करता है। अगर हम इसकी मुख्य बात लें तो परंपरावादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए मूल्यों की बात करता है। मूल्य किसे कहते हैं? व्यक्तियों की जो आकांक्षाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, उन्हें ही मूल्य कहा जाता है। जैसे कि परंपरावादी दृष्टिकोण के जितने भी समर्थक हैं, उन्होंने ये कहा है कि एक न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था की स्थापना होनी चाहिए, एक ऐसी विश्व व्यवस्था की स्थापना होनी चाहिए जिसके अंतर्गत वास्तविक रूप में हिंसा और युद्ध के लिए कोई स्थान नहीं होगा। मतलब यहाँ एक न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था की स्थापना की बात की जा रही है। किसमें? परंपरावादी दृष्टिकोण में। तो इसका मतलब परंपरावादी दृष्टिकोण का जो केंद्र बिंदु है वो क्या है बेटा? मूल्य है, आदर्श है, दर्शन है। इतिहास के आधार पर यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने का प्रयास करता है। जबकि आधुनिक उपागम तथ्यों के आधार पर, क्या बेटा? तथ्यों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने की बात करता है। तो यहाँ मुख्य बात दो होगी। क्या? परंपरावादी दृष्टिकोण केवल मूल्यों के आधार पर, आदर्शों के आधार पर, दर्शन के आधार पर, इतिहास के आधार पर, विधि के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने की बात करता है। जबकि आधुनिक उपागम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को तथ्यों के आधार पर समझने की बात करता है। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में जो व्यवहारवादी हैं, जिसके की समर्थक वास्तविक रूप में डेविड स्टन थे, ये व्यवहारवादी ही आगे चलकर उत्तर व्यवहारवादी बन जाते हैं। जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के जो प्रबल समर्थक थे बेटा, वो थे हैडले बुल। हैडले बुल ने स्पष्ट रूप में कह दिया था कि हम केवल तथ्यों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को नहीं समझ सकते हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को यदि समझना है तो तथ्य और मूल्य दोनों का समन्वय करते हुए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझा जाएगा। इसे ही उत्तर व्यवहारवादी क्रांति कहा जाता है। अर्थात स्वयं जो आधुनिक उपागम है या जो व्यवहारवादी हैं, वो व्यवहारवादी ही उत्तर व्यवहारवादी बन जाते हैं। जैसा कि राजनीति विज्ञान का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें भी तीन ही बिंदु मुख्य हैं: परंपरागत राजनीति विज्ञान,
जो कि केवल मूल्यों के अध्ययन की बात करता है। व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान या व्यवहारवादी उपागम जो कि केवल तथ्यों के अध्ययन की बात करता है। और उत्तर व्यवहारवादी उपागम या उत्तर व्यवहारवादी क्रांति ये तथ्य और मूल्य दोनों की बात करता है। तो आधुनिक दुनिया के अंतर्गत वास्तविक रूप में उत्तर व्यवहारवादी सिद्धांत के आधार पर ही, उत्तर व्यवहारवादी उपागम के आधार पर ही सिद्धांतों का निर्माण किया जा रहा है। जैसे कि हमारे भारत के अंतर्गत, ब्रिटेन के अंतर्गत, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत ये भरसक प्रयास किया जा रहा है कि एक ऐसी विश्व व्यवस्था की स्थापना हो जिसमें कि वास्तविक रूप में न्याय ही न्याय हो। भाई उत्तर व्यवहारवादी क्रांति यही तो बात कहता है कि शोध तो करो आप, मतलब व्यवहारवादियों की ये बात तो स्वीकार करता है कि तथ्य तो आप एकत्रित करो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने की, लेकिन वो तथ्य विश्वव्यापी समस्याओं को दूर करने के संदर्भ में सार्थक होनी चाहिए। इसलिए उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का नारा था कर्म और प्रासंगिकता। कर्म का मतलब यह है व्यवहारवादियों की तरह ये वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग की बात तो कर रहे हैं, लेकिन परंपरागत दृष्टिकोण की ये बात भी स्वीकार करते हैं कि समाज के सर्वोच्च मूल्यों को तो स्वीकार किया जाना चाहिए। मतलब इनका कहना है कि हम व्यवहारवादियों की इस बात को नहीं मानेंगे, किस बात को व्यवहारवादी कहते हैं कि न्याय और अन्याय समानता और असमानता बराबर होते हैं, जबकि परंपरागत दृष्टिकोण स्पष्ट रूप में कहता है कि न्याय और अन्याय में न्याय श्रेष्ठ होता है। तो उत्तर व्यवहारवादी भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि समाज का जो सर्वोच्च मूल्य उसका हमें साथ देना है, तो ये भी न्याय और अन्याय में न्याय का साथ दे रहे हैं। इसलिए यहाँ जो उत्तर व्यवहारवादी हैं वो वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग की बात तो करते हैं, लेकिन वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग के साथ साथ ये समाज के जो सर्वोच्च मूल्य हैं उनका भी समर्थन करते हैं। इसलिए उत्तर व्यवहारवादियों की जो पद्धति है वह वैज्ञानिक मूल्य सापेक्षवादी पद्धति कहलाती है, जबकि व्यवहारवादी की पद्धति वैज्ञानिक पद्धति कहलाती है और परंपरावादी दृष्टिकोण की पद्धति दार्शनिक पद्धति कहलाती है। ये बात आपको नोट करना है। चाहे आप राजनीति विज्ञान का अध्ययन करें, चाहे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करें, ये तीनों बिंदु आपको स्पष्ट रूप में समझ में आ जाने चाहिए। मतलब परंपरावादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विज्ञान मूल्यों की बात करता है, आधुनिक उपागम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए केवल तथ्य की बात करता है, जबकि उत्तर व्यवहारवादी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए तथ्य और मूल्य दोनों की बात करता है। ये इसका निचोड़ है, ये सेंटर पॉइंट है। यदि ये बात आपकी समझ में आ जाती है तो संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने में आपको कहीं कोई परेशानी नहीं आ सकती है। डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान देंगे, हम एक एक बात को यहाँ समझाएंगे। ये तो मैंने एक सामान्य पृष्ठभूमि तैयार की है। तो सर्वप्रथम प्रतिदिन जो एक लेक्चर मैं मेरे YouTube चैनल पर अपलोड करता हूँ उसकी जानकारी सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। डियर स्टूडेंट्स, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का पेपर UPSC, UGC नेट और जितने भी स्टेट लेवल के कंपटीशन होते हैं उन सभी में ये पेपर किसी न किसी रूप में पूछा ही जाता है। तो मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को बड़ी गहनता से, गंभीरता से और अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्यार्थियों को इधर उधर भटकने की कतई आवश्यकता नहीं हो। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 17 है। टॉपिक का नाम है परंपरावादी दृष्टिकोण। चलिए अब इधर आते हैं। देखिएगा बेटा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के उपागमों को दो भागों में बांटा जाता है। मतलब एक जो वर्गीकरण लिया था उसमें तो हमने आदर्शवाद और यथार्थवाद की बात की थी। यहाँ पर एक दूसरा वर्गीकरण और लिया जाता है तथ्य मूल्य के आधार पर। तो तथ्य और मूल्यों के आधार पर वास्तविक रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन को जो उपागम होते हैं इनको दो भागों में बांट दिया जाता है। मतलब तथ्य और मूल्य के आधार पर एक वर्गीकरण और किया जाता है, जिससे कि परंपरावादी उपागम और आधुनिक उपागम की संज्ञा दी जाती है। तो बेटा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के उपागमों को दो भागों में बांटा जाता है। आधार क्या लिया? तथ्य और मूल्य। पहला है परंपरावादी उपागम। परंपरावादी उपागम जो कि वास्तविक रूप में इसके अध्ययन का जो केंद्र बिंदु है मूल्य है। क्या है बेटा? मूल्य। मतलब ये एक ऐसी विश्व व्यवस्था की स्थापना करते हैं जिसमें हिंसा और युद्धों के लिए कोई स्थान नहीं होगा। तो परंपरावादी उपागम आदर्शी या आदर्शात्मक, काल्पनिक, कानूनी, औपचारिक, संस्थागत अध्ययन पर बल देते हैं। इनकी विधियां ऐतिहासिक और वर्णनात्मक रही हैं। इसमें निचोड़ आ गया सारा क्या कि परंपरावादी उपागम आदर्शात्मक बातों का अध्ययन करता है। मतलब ये कहेगा कि एक ऐसी आदर्शात्मक विश्व व्यवस्था की स्थापना होनी चाहिए जिसमें कि वास्तविक रूप में न्याय हो, अन्याय नहीं हो, जिसमें कि शांति हो, अशांति नहीं हो, जिसमें कि वास्तविक रूप में युद्ध और हिंसा के लिए, शोषण के लिए, तानाशाही के लिए कोई स्थान नहीं होगा। तो ये आदर्शी, कानूनी मतलब विधि शास्त्रीय, औपचारिक
संस्थागत अध्ययन पर बल देते हैं और इनकी विधियां ऐतिहासिक और वर्णनात्मक रही है। मतलब यहाँ पर जो परंपरावादी उपागम है, इसकी जो अध्ययन की विधि रही है वो दार्शनिक रही है, ऐतिहासिक रही है। क्या बेटा? दार्शनिक रही है, ऐतिहासिक रही है, वर्णनात्मक रही है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे मैं एक एक बात बताऊंगा। दूसरा जो इसका उपागम है वो आधुनिक उपागम है, जिसे कि व्यवहारवादी उपागम और वैज्ञानिक उपागम की संज्ञा भी दी जाती है। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, आधुनिक उपागम जिसे व्यवहारवादी वैज्ञानिक उपागम कह रहे हैं, यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए बेटा तथ्यों की बात करता है। किसकी बात करता है? ये तथ्यों की बात करता है, अर्थात तथ्यों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने की बात करता है, जबकि ये मूल्यों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने की बात करता है। बातें अलग अलग होगी, ये मूल्यों की बात करता है, ये तथ्यों की बात करता है। तो आप ध्यान देंगे, आधुनिक उपागम अनुभवात्मक शोध तथा प्रविधियों के निरंतर सुधार पर बल देते हैं। यह अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल देते हैं। तथ्यों के पर्यवेक्षण हेतु स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी तथा परिमाणात्मक तकनीकों पर बल देते हैं। मतलब जो आधुनिक उपागम है वह वास्तविक रूप में अनुभवात्मक शोध और प्रविधियों के ऊपर बल देता है। ये वास्तविक रूप में तथ्यों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने की बात करता है। और मैंने यहाँ लिखा है कि यह अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल देता है। अब ये आपके लिए समझना जरूरी है बेटा, अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन या अंतः अनुशासनात्मक उपागम क्या होता है। जैसा कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन करेंगे तो वहां पर भी अंतः अनुशासनात्मक उपागम आता है। इसका सीधा सा अभिप्राय है कि जब किसी एक विषय को जैसे राजनीति विज्ञान को, जब किसी एक विषय को अन्य विषयों की पद्धतियों, अवधारणाओं के माध्यम से समझा जाता है तो उसे अंतः अनुशासनात्मक उपागम कहा जाता है। जैसे राजनीति विज्ञान को समझने के लिए हम समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, भौतिक शास्त्र इत्यादि की अवधारणाओं और पद्धतियों का प्रयोग करते हैं तो इसे अंतः अनुशासनात्मक उपागम कहते हैं। जैसे राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक समाजीकरण, ये जो उपागम है, इन उपागमों में आप देखिएगा राजनीतिक समाजीकरण है तो राजनीतिक शब्द राजनीति विज्ञान का होगा, समाजीकरण शब्द समाजशास्त्र का होगा। राजनीतिक आधुनिकीकरण में राजनीतिक शब्द किसका हो गया? राजनीतिक शब्द राजनीति विज्ञान का होगा, आधुनिकीकरण शब्द समाजशास्त्र का होगा। राजनीतिक विकास में राजनीतिक शब्द राजनीति विज्ञान का है, विकास शब्द अर्थशास्त्र से लिया गया है। राजनीतिक संस्कृति में संस्कृति शब्द समाजशास्त्र से लिया गया है, राजनीतिक शब्द राजनीति विज्ञान का है। तो यहाँ राजनीति विज्ञान को समझने के लिए अन्य विज्ञानों की सहायता ली गई है, अन्य विज्ञानों की अवधारणाओं, तथ्यों और प्रविधियों का प्रयोग किया गया है। इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि जब एक विषय को समझने के लिए दूसरे विषय की अवधारणाओं और पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है तो उसे अंतः अनुशासनात्मक उपागम कहते हैं या अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए भी अन्य विज्ञानों, शास्त्रों का सहारा लिया जाता है। अर्थात वास्तविक रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए यहाँ पर जैसे इन्होंने सिद्धांत दिया है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था सिद्धांत, तो यहाँ वास्तविक रूप में भौतिक विज्ञान से लिया गया है। खेल सिद्धांत है, संचार सिद्धांत है, दुनिया भर के सिद्धांत दिए गए, सौदेबाजी का सिद्धांत है, शक्ति संतुलन का सिद्धांत है। तो डेफिनेटली अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए यहाँ पर विभिन्न विषयों की जो अवधारणाएं हैं, जो पद्धतियाँ हैं, तकनीकें हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। तो कहने का भावार्थ ये है कि एक विषय को समझने के लिए जब दूसरे विषय की पद्धतियों, अवधारणाओं, तकनीकों, तथ्यों का प्रयोग किया जाता है तो उसे अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन या दृष्टिकोण कहा जाता है। अंतः मीन्स एक दूसरे संबंधित, अनुशासन मीन्स विषय, अर्थात एक विषय को दूसरे विषय की प्रविधियों, पद्धतियों, तकनीकों, अवधारणाओं, तथ्यों के आधार पर जब समझा जाता है तो उसे अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन कहा जाता है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसमें? आधुनिक उपागम में। अब बेटा देखिएगा, यहाँ पर मैंने ये आपके लिए एक छोटा सा डायग्राम बनाया है, इसको समझना निहायत जरूरी है 3 बिंदु के माध्यम से। मैंने यहाँ पहले लिखा है परंपरावादी दृष्टिकोण, व्यवहारवादी दृष्टिकोण और उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण। परंपरावादी दृष्टिकोण केवल मूल्यों के अध्ययन की बात करता है, एक आदर्शात्मक न्यायप्रिय विश्व व्यवस्था की बात करता है। व्यवहारवादी उपागम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए केवल तथ्यों की बात करता है, मतलब ये केवल तथ्य एकत्रित करने में मशगूल रहेंगे। अब न्याय है या अन्याय है, समानता असमानता, इनमें कौन श्रेष्ठ है, इनसे कोई लेना देना नहीं है। मतलब न्याय, अन्याय, समानता असमानता, इनकी दृष्टि में सब बराबर है। अर्थात व्यवहारवादियों की दृष्टि में, आधुनिक उपागम की दृष्टि में सभी मूल्य बराबर हैं, जबकि
परंपरागत दृष्टिकोण की दृष्टि में सभी मूल्य बराबर नहीं है। समाज के सर्वोच्च मूल्य सर्वोच्च ही होंगे, जैसे न्याय और अन्याय में न्याय ही सर्वोच्च होगा, जबकि व्यवहारवादी की दृष्टि में न्याय और अन्याय दोनों बराबर होंगे। उसके बाद में जो उत्तर व्यवहारवादी हैं, जो व्यवहारवादी हैं वही उत्तर व्यवहारवादी बन जाते हैं। और उत्तर व्यवहारवादियों का कहना है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अच्छे से समझना है तो फिर इसके लिए मूल्य और तथ्य दोनों का सहारा लेना पड़ेगा। मतलब उत्तर व्यवहारवादियों का कहना है कि वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करें, विश्व में से तथ्य एकत्रित करें, दुनिया में से तथ्य एकत्रित करें, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करें, कोई मनाही नहीं है, लेकिन जो समाज के सर्वोच्च मूल्य हैं उनका तो साथ देना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिएगा विश्वव्यापी समस्या है आतंकवाद, तो आतंकवाद कितना प्रतिशत हो रहा है तथ्यों के आधार पर बता दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आतंकवाद को दूर करने के लिए शोध की जाए। आतंकवाद को दूर कैसे किया जाए, जनसंख्या वृद्धि को कैसे रोका जाए, पर्यावरण प्रदूषण को कैसे रोका जाए, इसके ऊपर शोध की जाए। मतलब जिस शोध की कोई सार्थकता नहीं है, जिस शोध की सार्थकता नहीं है उसका कोई फायदा नहीं है। मतलब यहां इन्होंने उत्तर व्यवहारवादी नारा भी दिया है, कर्म और प्रासंगिकता, कर्म और प्रासंगिकता, मतलब शोध की सार्थकता होनी चाहिए। मतलब यहां व्यवहारवादी जो तथ्य एकत्रित कर रहे हैं वो तथ्य विश्वव्यापी जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के संदर्भ में होनी चाहिए, ये उत्तर व्यवहारवादी करें। इसलिए उत्तर व्यवहारवादी तथ्य और मूल्य दोनों के अध्ययन की बात करते हैं। भले ही आप राजनीति विज्ञान इसके आधार पर समझे, भले ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति समझे, इसका सेंटर पॉइंट है, केंद्र बिंदु है। इसके आधार पर आप राजनीति विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को व्यापक रूप में समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब लेते हैं हम स्पेशली परंपरावादी दृष्टिकोण। क्या परंपरावादी दृष्टिकोण, चूंकि आज हमें इसी की तो चर्चा करनी है, ये तो मैंने सामान्य पृष्ठभूमि तैयार की है जिसके आधार पर आप परंपरावादी दृष्टिकोण, व्यवहारवादी या आधुनिक उपागम और उत्तर व्यवहारवादी इन तीनों को अच्छे से समझ सकें, इसलिए मैंने पृष्ठभूमि के रूप में ये आपको बताया। बाकी तीनों अलग अलग से मैं आपको समझाऊंगा। तो आज हम पहले की बात करते हैं परंपरावादी दृष्टिकोण। बेटा, परंपरावादी दृष्टिकोण का आधार दर्शन, इतिहास, कानून है। मतलब जो परंपरावादी दृष्टिकोण है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने का, इसका जो मूल आधार है वह दर्शन, इतिहास और कानून है, और इतिहास को प्रयोगशाला के रूप में देखता है। मतलब परंपरावादी दृष्टिकोण इतिहास को एक प्रयोगशाला के रूप में देखता है। इसका कहना है कि इतिहास का अध्ययन करने पर हम वास्तविक रूप में इतिहास में जो गलतियां की गई हैं राज्यों के द्वारा, उन गलतियों को दोबारा ना दोहराएं, ये इतिहास से सबक ले सकते हैं। इसलिए ये इतिहास को एक प्रयोगशाला के रूप में देखता है। और जो परंपरावादी दृष्टिकोण है इसके जो मुख्य समर्थक है वो है E.H. कार, अल्फ्रेड जीरमन, जॉर्ज श्वार्ज़ेनबर्गर, मार्टिन वाइट, रेमा आरो आदि विद्वान है। इनके नाम नोट करेंगे, E.H. कार, अल्फ्रेड जीरमन, जॉर्ज श्वार्ज़ेनबर्गर, मार्टिन वाइट, रेमा आरो आदि, ये वास्तविक रूप में परंपरावादी दृष्टिकोण संबंधित मुख्य विद्वान हैं। इसके बाद में आदि ने इस दृष्टिकोण के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का प्रयत्न किया है। मतलब इन विद्वानों ने वास्तविक रूप में परंपरावादी दृष्टिकोण के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का प्रयत्न किया है। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को परंपरावादी दृष्टिकोण से समझने का प्रयास किया है। इसके बाद में क्या होता है, 1960 के लगभग डेविड ईस्टन आ जाते हैं, जिन्होंने कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत इनपुट आउटपुट मॉडल दिया है, आगत निर्गत मॉडल दिया है। आगत निर्गत मॉडल, इनपुट आउटपुट मॉडल मैंने अपलोड कर दिया है, आप राजनीतिक सिद्धांत प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो डेविड ईस्टन ने वास्तविक रूप में स्पष्ट रूप में कह दिया था कि भाई हमने तथ्य तो एकत्रित किए, लेकिन केवल तथ्यों को एकत्रित करने से राजनीति विज्ञान है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को नहीं समझा जा सकता। इसलिए डेविड ईस्टन स्वयं कहते हैं कि अब हमें उत्तर व्यवहारवादी बनना ही पड़ेगा, अब हमें उत्तर व्यवहारवादी बनना ही पड़ेगा। तो 1960 के लगभग डेविड ईस्टन ये बात कहते हैं। और इसके बाद में 1966 में हैडले बुल ने वैज्ञानिक प्रणाली को चुनौती दी और परंपरागत उपागम को अध्ययन का केंद्र बनाया। मतलब हैडले बुल ने जो वैज्ञानिक प्रणाली है अर्थात जो ये आधुनिक उपागम है इसको चुनौती दी और कहा कि भाई केवल व्यवहारवादी उपागम से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि केवल तथ्यों को इकट्ठा करने की बात करें और केवल तथ्यों को एकत्रित करते रहेंगे तो विश्वव्यापी समस्याओं को हम दूर कैसे कर पाएंगे। हमें तो शोध इस रूप में करनी चाहिए जिससे कि विश्वव्यापी समस्याओं को दूर किया जा सके। इसलिए इन्होंने वास्तविक रूप में व्यवहारवाद को ही उत्तर व्यवहारवाद का रूप दे दिया। मतलब इनका कहना है कि तथ्य एकत्रित करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समाज के जो सर्वोच्च मूल्य उनकी रक्षा तो करें। इसलिए इन्होंने उत्तर व्यवहारवाद में कर्म और प्रासंगिकता का नारा लगाया और जो हैडले बुल है वो उत्तर व्यवहारवाद के प्रबल समर्थक बन गई। किसके? उत्तर व्यवहारवाद की। क्यों? क्योंकि तथ्य और मूल्य दोनों के अध्ययन की बात करते हैं। इनका कहना है कि वास्तविक रूप में एक ऐसी विश्व व्यवस्था की स्थापना की जाए जिसमें हिंसा, युद्ध, शोषण, अत्याचार, तानाशाही के लिए कोई स्थान नहीं होगा। एक न्यायप्रिय विश्व व्यवस्था की स्थापना की जाए। कौन कहते हैं ये बात? हैडले बुल। इसलिए ये उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के प्रबल समर्थक बन गए हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद में नेक्स्ट आगे है, हैडले बुल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की विषय वस्तु का स्वरूप कुछ ऐसा है
कि उसका अध्ययन वैज्ञानिक उपकरणों से नहीं किया जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अध्येता को प्रभुत्व संपन्न राज्यों की संरचना और उद्देश्य, उनके बीच होने वाले विवादों, युद्धों, बल प्रयोग के औचित्य और अनुचित्य आदि प्रश्नों के हल ढूंढने होते हैं। अतः इतिहास दर्शन का अध्ययन जरूरी है। मतलब यहाँ हेडलेबुल ने स्पष्ट रूप में कह दिया है क्या कि केवल व्यवहारवादी उपागम या वैज्ञानिक पद्धति से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नहीं समझा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, राजनीति को समझना है तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की विषय वस्तु का स्वरूप ही कुछ ऐसा है कि उसका अध्ययन वैज्ञानिक उपकरणों से नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि हमें एक ऐसी विश्व व्यवस्था की स्थापना पर बल देना है जो कि न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था हो, और न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था की स्थापना पर बल देना है तो फिर समाज के सर्वोच्च मूल्यों का हमें साथ देना होगा। इसलिए केवल वैज्ञानिक उपकरणों से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को नहीं समझा जा सकता, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्येता को, मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करने वाले को प्रभुत्व संपन्न राज्यों, मतलब जो संप्रभु राष्ट्र राज्य हैं, जैसे भारत अमेरिका संप्रभु राज्य हैं, प्रभुत्व संपन्न राज्यों की क्या संरचना है और उद्देश्य है, उनके बीच होने वाले विवादों, युद्ध, बल प्रयोग के औचित्य अनुचित्य आदि प्रश्नों के हल ढूंढने होते हैं। अतः इतिहास दर्शन का अध्ययन जरूरी है। मतलब जब इनका समाधान ढूंढना है, युद्धों का, बल प्रयोग का क्या औचित्य अनुचित्य है, तो इसके लिए इतिहास दर्शन का भी अध्ययन जरूरी है। बिना इतिहास का अध्ययन किए भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को नहीं समझा जा सकता, और बिना दर्शन का अध्ययन किए भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को नहीं समझा जा सकता। क्योंकि न्याय और अन्याय में सर्वोच्च कौन है? दर्शन शास्त्र ही तो बताएगा, दर्शन ही तो बताएगा कि न्याय और अन्याय में न्याय श्रेष्ठ है, समानता है, समानता में श्रेष्ठ कौन है? समानता श्रेष्ठ। ये कौन बताएगा? दर्शन ही तो बताएगा। और इतिहास में राष्ट्र राज्यों ने जो जो गलतियां की हैं उन गलतियों को दोबारा ना दोहराया जाए, ये किसी सीखा जाएगा? इतिहास से सीखा जाएगा। इसलिए हेडलेबुल ने कहा है कि केवल आधुनिक उपागम से या व्यवहारवादी उपागम से या वैज्ञानिक उपागम से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को नहीं समझा जा सकता है, बल्कि इसके लिए वास्तविक रूप में परंपरावादी दृष्टिकोण का भी सहारा लेना पड़ेगा। इसी कारण ये उत्तर व्यवहारवादियों का रूप धारण कर लेते हैं। नेक्स्ट, इतिहास और दर्शन से ही आत्मलोचन के साधन प्राप्त हो सकते हैं। अर्थात वास्तविक रूप में हेडलेबुल कह रहे हैं कि इतिहास और दर्शन से ही आत्मलोचन के साधन प्राप्त हो सकते हैं। मतलब इतिहास और दर्शन से ही वास्तविक रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को अच्छे से समझा जा सकता है। इसके बाद में एक विद्वान है डेविड वाइटल, ये कहते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण के दो प्रमुख तत्व हैं, प्रणाली और विषय वस्तु। दो तत्व कौन से हो गए? प्रणाली और विषय वस्तु। प्रणाली में यह दृष्टिकोण, कौन सा दृष्टिकोण? परंपरा दृष्टिकोण। प्रणाली में यह दृष्टिकोण इतिहास, दर्शन, विधि शास्त्र से सीखने और विवेक पर भरोसा आवश्यक मानता है, जबकि विषय वस्तु में यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बल प्रयोग की भूमिका और राजनय, कूटनीति, डिप्लोमेसी, राजनय के महत्व जैसे प्रश्नों को विचारणीय मानता है। तो ये दोनों बातें नोट करेंगे, प्रणाली में क्या क्या है और विषय वस्तु में क्या क्या है। ये डेविड वाइटल इन दो बातों के ऊपर बल देते हैं। उसके बाद में ये सारी बात स्पष्ट होने के बाद में परंपरावादी दृष्टिकोण में क्या कमियां हैं, इनको भी समझना जरूरी है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को समझने के लिए विद्वानों ने जब परंपरावादी दृष्टिकोण का प्रयोग किया तो इस दृष्टिकोण में उपागम में कुछ कमियां हैं। भाई दुनिया में कोई भी उपागम, कोई भी दृष्टिकोण, कोई भी सिद्धांत ऐसा नहीं हो सकता जो सर्वगुण संपन्न हो, या कोई भी उपागम ऐसा नहीं है जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समग्र रूप में समझा जा सके। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के कुछ अंशों को, कुछ तत्वों को, कुछ अंशों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को समझा जा सकता है, जबकि पूर्ण रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को किसी एक उपागम से नहीं समझा जा सकता। सभी उपागमों का सहारा लेते हुए ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझा जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को समझा जा सकता है। चलिए, परंपरागत दृष्टिकोण की क्या आलोचना है, दो बिंदु के बाद में समझाऊंगा। नंबर एक, इतिहास के अत्यधिक प्रयोग से दृष्टि अनुदार हो जाती है। मतलब ये जो परंपरागत दृष्टिकोण है वह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए इतिहास का सहारा लेता है, और जब इतिहास का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है तो इनकी जो दृष्टि हो जाती है वो अनुदार हो जाती है। मतलब ये वास्तविक रूप में एक प्रकार से रूढ़िवादी बन जाते हैं, किसी भी रूप में परिवर्तन की बात नहीं करते हैं, और ये अग्रिम निर्णयों का रूप धारण कर लेते हैं। अग्रिम निर्णयों का रूप इसलिए धारण कर लेते हैं क्योंकि इतिहास का अध्ययन करने के बाद में निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि भाई इतिहास में राष्ट्र राज्यों ने ये गलतियां की हैं, इन गलतियों को दोबारा ना दोहरा जाए। तो एक प्रकार से अग्रिम निर्णयों का रूप धारण कर लेते हैं, पहली आलोचना। दूसरा, तथ्यों की बहुलता होती है। अर्थात परंपरागत दृष्टिकोण की दूसरी आलोचना यह है कि इसमें तथ्यों की बहुलता होती है। क्यों? क्योंकि इतिहास के आधार पर
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने का प्रयास करते हो, इतिहास के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने का प्रयास करते हो तो इसमें तथ्यों की बहुलता होती है और हम अपनी रुचि के तथ्य छांट लेते हैं। जब हमारे पास तथ्य बहुत ज़्यादा होते हैं तो हम अपनी रुचि के हिसाब से तथ्यों को छांट लेते हैं, जिससे पूर्व धारणाओं और पूर्वाग्रहों को बल मिलता है। और जब पूर्व धारणाओं और पूर्वाग्रहों को ही हम अपना लेते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को निष्पक्ष रूप में नहीं समझा जा सकता। ठीक है बेटा, तो ये दो आलोचनाएं हैं, इसके आधार पर आप इससे स्पष्ट कर सकते हैं। इसके बाद में एक विद्वान है पैडलफोर्ड। पैडलफोर्ड कह रहे हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अध्ययता के लिए अतीत के इतिहास से प्राप्त जानकारी की अपेक्षा वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में नीति निर्धारण प्रक्रिया तथा राजनीतिक सौदेबाजी की कला का ज्ञान कहीं अधिक है। मतलब इनको इसका ज्ञान कहीं अधिक होना चाहिए, किसके बजाय, इतिहास की जानकारी के बजाय इनको वास्तविक रूप में नीति निर्धारण प्रक्रिया तथा राजनीतिक सौदेबाजी की कला का ज्ञान कहीं अधिक होना चाहिए और होता भी है। कौन कह रहे हैं? पैडलफोर्ड। तो इस आधार पर भी ये बात स्पष्ट हो रही है कि वास्तविक रूप में केवल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को परंपरागत दृष्टिकोण के माध्यम से नहीं समझा जा सकता। इसके लिए वास्तविक रूप में जो है व्यवहारवादी और उत्तरव्यवहारवादी इन दोनों का प्रयोग करना जरूरी है। नेक्स्ट, अब अंत में यहाँ मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, पारंपरिक ऐतिहासिक दार्शनिक उपागम। मतलब इसका पूरा नाम यदि हम ले परंपरागत दृष्टिकोण का तो ये होगा पारंपरिक ऐतिहासिक दार्शनिक उपागम। क्या नाम है? पारंपरिक ऐतिहासिक दार्शनिक उपागम की सबसे बड़ी विशेषता ये है, मतलब इस दृष्टिकोण की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यह विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न देशों की संस्कृतियाँ अलग अलग होती है, विभिन्न संस्कृतियों, सभ्यताओं, सभी देशों की सभ्यताएं अलग अलग हैं, विभिन्न संस्कृतियों, सभ्यताओं का एक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करके समकालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने का व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इसमें मानव जाति, मानव प्रकृति, मानव प्रकृति, प्रेरणाओं तथा समाजों के उत्थान पतन का एक स्पष्ट सूत्र भी प्राप्त होता है। मतलब इस उपागम से, इस दृष्टिकोण से वास्तविक रूप में समकालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है ये, जिसके अंतर्गत मानव जाति, मानव प्रकृति, प्रेरणाओं तथा समाजों के उत्थान पतन का एक स्पष्ट सूत्र भी प्राप्त होता है। फिर से दोहरा रहा हूँ, पारंपरिक ऐतिहासिक दार्शनिक उपागम की सबसे बड़ी जो विशेषता है, इसकी नोट करेंगे सूत्र रूप में, है कि यह विभिन्न संस्कृतियों, सभ्यताओं का एक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करके समकालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, आज की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने का व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इसमें मानव जाति, मानव प्रकृति, मैंने शॉर्ट में लिखा है, यहाँ आप लिखेंगे मानव जाति, मानव प्रकृति, प्रेरणाओं तथा समाजों के उत्थान पतन का एक स्पष्ट सूत्र भी प्राप्त होता है। मतलब पारंपरिक ऐतिहासिक दार्शनिक उपागम से आप समकालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त कर सकते हैं, या इन्होंने प्रस्तुत किया, जिससे कि मानव जाति, मानव प्रकृति, प्रेरणाओं तथा समाजों के जो उत्थान पतन होते हैं उसका एक स्पष्ट सूत्र इससे हमें प्राप्त होता है, जिससे कि मानव जाति, मानव प्रकृति और प्रेरणाओं को अच्छे से समझा जा सकता है। ये हो गया आपका परंपरावादी दृष्टिकोण, लेक्चर नंबर 17 है। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा आधुनिक उपागम के संदर्भ में। आधुनिक उपागम के बाद में हम आपको उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की चर्चा भी करेंगे, मतलब इसके ऊपर अलग से हम लेक्चर अपलोड करेंगे। और मेरी हार्दिक इच्छा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जितने भी उपागम हैं सभी उपागमों को मैं व्यवस्थित रूप में, क्रमबद्ध रूप में आपको समझाऊंगा, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को समझने में आपको कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं आए। मैं आशा करता हूँ आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का जो परंपरावादी दृष्टिकोण या उपागम है इसे अच्छे से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच।